Chapters 2201 Damn You, Fang Yuan, 2202 Chudu's Danger, 2203 Blood Cyclone, 2204 Two Venerables vs Fang Yuan, Double Chapter, Chapter Starters ज़माने में, Thieving Heaven Demon Venerable ने अपने हाई थेफ्ट पाथ के डाउ मार्क्स खर्च करके इस गैम्बलगू को रिफाइन किया था। गैम्बलगू के रिजल्ट्स एकदम रैंडम आते थे जिन पर कोई भी असर नहीं डाल सकता था। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल खास था, वो एक अदरवर्ल्डली डेमन था जिसके पास अदरवर्ल्डली डाउ मार्क्स थे। थीविंग हेवन का स्पेस उसके अदरवर्ल्डली डाउ मार्क्स की बुनियाद पर ही बना था, और वहीं गैम्बलगू उसके अदरवर्ल्डली थेफ्ट पाथ डाउ मार्क्स से रिफाइन किया गया था। गैम्बलगू में अपने आप में कोई ऑफेंसिव पावर नहीं थी, रिजल्ट कुछ भी हो वो बेकार ही था। लेकिन लक गैम्बल किलर मूव जिसका कोई यगू था वो बेहद खतरनाक था। वो कामयाब होगा या फेल इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। लेकिन इसी खासियत की वजह से इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की किस्मत भी उसमें दखल नहीं दे सकती थी। लक गैम्बल जीतने की प्रोबेबिलिटी इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन और कीन डिंगलिंग दोनों के लिए बराबर थी। पिछली बार कीन डिंगलिंग जीती थी, अब इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की जीत हुई। लेकिन इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि चाहे वो हारे या जीते कीन डिंगलिंग को सिर्फ फायदा ही होगा। क्यों? यह लक पाथ की गहराइयों की वजह से था। लक को आमतौर पर दो तरह से बांटा जाता है, अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत। किस्मत का साइज हर इंसान के लिए अलग होता है। आमतौर पर जितनी ज्यादा कल्टिवेशन उतनी ही बड़ी किस्मत। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन और कीन डिंगलिंग की किस्मत की तुलना करें तो इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की किस्मत बेहद विशाल थी, वो डाउ लॉर्ड लेवल की थी। बुरी किस्मत बहुत कम थी, जबकि अच्छी किस्मत ने उसका ज्यादातर हिस्सा घेर रखा था। और कीन डिंगलिंग की किस्मत इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन से बहुत छोटी थी। उसका ज्यादातर हिस्सा बुरी किस्मत ने घेर रखा था, जबकि अच्छी किस्मत बहुत कम थी। कीन डिंगलिंग सिर्फ एक रैंक 8 एक्सपर्ट थी, उसकी किस्मत नेचुरली इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन से कम ही होगी। किस्मत एक वेरिएबल है, वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन जैसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ थी, और सारे जीव जंतुओं की किस्मत एक दूसरे पर असर डालती है। इसलिए अगर उसके पास अच्छी किस्मत होती भी तो वो असर में आकर बुरी किस्मत में बदल जाती। तो पहली बात, कीन डिंगलिंग की किस्मत उसके दुश्मन से कहीं छोटी थी। वो बेसिकली एक छोटे चिप से जुआ खेल रही थी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। दूसरी बात, कीन डिंगलिंग के पास बहुत ज्यादा बुरी किस्मत थी। जब वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को ट्रांसफर हुई तो वो उसकी किस्मत को भी गंदा कर देगी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के कॉम्बैट सिस्टम का आधार पॉजिटिव और पावरफुल किस्मत थी। इसके दो जरूरी पॉइंट्स एक ये कि उसके पास विशाल किस्मत होनी चाहिए, दूसरा ये कि उसकी किस्मत पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसका मतलब था कि जितनी ज्यादा अच्छी किस्मत उसके पास हो उतना बेहतर। अगर कीन डिंगलिंग लक गैम्बल में ज्यादा जीतती और कम हारती तो इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की किस्मत बहुत तेजी से घट जाती। अगर कीन डिंगलिंग कम जीतती और ज्यादा हारती तो भले ही इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को उसकी किस्मत मिल जाती, लेकिन उसमें ज्यादातर बुरी किस्मत ही होती। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन एक दुविधा में फंस गया। उसके पास अपनी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदलने के कई तरीके थे, लेकिन इस प्रोसेस में इमॉर्टल एसेंस और मेंटल एनर्जी खर्च होती, और जब वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से दोबारा लड़ेगा तो वो कई मौके गवा देगा। इससे भी बुरा ये था कि अगर उसने एक बार अपनी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल दिया और अगले लक गैम्बल में वो कीन डिंगलिंग से हार गया, तब वो क्या करेगा? क्या वो दुश्मन को और मजबूत नहीं कर रहा होगा? बम बम बम, एक के बाद एक सेल्फ डेटोनेशंस हुए, 30 से ज्यादा ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस के टुकड़े तबाह हो गए। क्रेज डेमन फॉर्मेशन का सिर्फ 10% या उसके आसपास का हिस्सा ही बचा था। क्रेज डेमन फॉर्मेशन की ताकत लगातार कमजोर होती जा रही थी। 8वीं लेयर में जो ग्रेट वर्ल्ड था उसका भी सिर्फ 40% हिस्सा ही बचा था। सब कुछ सेंट्रल ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस पीस को पालने पोसने में इस्तेमाल हो रहा था। तीनों क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स अभी भी ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को तराश रहे थे, उनके चेहरों पर जुनून सा छा गया था। लिमिटलेस के काउंटरमेजर्स की ताकत क्रेज डेमन फॉर्मेशन से हाई आ रही थी। अगर ऐसा ना होता तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल या इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने कब का लिमिटलेस के काउंटरमेजर्स के सोर्स को तबाह कर दिया होता। इस वक्त लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने जानबूझकर इसे एक पूरी चीज की तरह अरेंज किया था ताकि दूसरे लोग अगर इटर्नल लाइफ रिसर्च रिजल्ट्स हासिल करना चाहे तो खुद को रोक लें। उन्हें इस खतरे को स्वीकार करना था और काउंटरमेजर्स द्वारा अनजाने में बंधे रहना था। जैसे जैसे क्रेज डेमन फॉर्मेशन गायब होता गया,
गू इमॉर्टल्स की लड़ाई में स्ट्रेंथ की ऊपरी सीमा बढ़ती गई। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने और भी ज्यादा ताकतवर तरीके इस्तेमाल किए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने भी उसी तरह अपनी स्किल्स की ताकत बढ़ा दी। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को कीन डिंग लिंग रोक रही थी, जिसके चलते वो लाजमी तौर पर डिसएडवांटेज में चला गया। हमें कीन डिंग लिंग को मारना हाई होगा। ये एक आम सहमति बन गई। सिर्फ इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन हाई नहीं, बाकी सूडो वेनरेबल्स ने भी हमला किया। लेकिन ये स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड फॉर्मेशन था। जब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के खिलाफ इतनी मेहनत से बनाई स्कीम कामयाब हो गई थी, तो वो कीन डिंग लिंग पर इतनी आसानी से हमला कैसे होने देती? सिचुएशन ठीक नहीं है। हमें जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को रिएनफोर्स करना होगा। अगर हम जायंट सुन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें कीन डिंग लिंग को मारना होगा। और अगर कुछ नहीं तो हमें उसके किलर मूव को डिस्टर्ब करके तोड़ना होगा। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड फॉर्मेशन USEY कहीं भी तुरंत ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए हमें पहले इस फॉर्मेशन को हाई तबाह करना होगा। आपस में डिस्कस करने के बाद भी बात घूम फिर कर वही शुरुआत पर आ गई। स्वूश स्वूश स्वूश, एक के बाद एक सितारे आगे बढ़े, सुनहरी रोशनी वाली सुरक्षा को तोड़ते हुए, और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने ठंडा, गहरे रंग का लाश जैसा खून थूका। उसके सीने पर सितारों की रोशनी चमक रही थी। चाहे उसकी सुनहरी रोशनी कितनी भी फैले, सितारों की रोशनी अभी भी तेजी से चमक रही थी। उसकी चोटें बहुत गहरी थी। कीन डिंग लिंग के बीच में आने की वजह से इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की बैटल स्ट्रेंथ बहुत तेजी से गिर गई थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ लड़ाई में वो असल में हारने के लक्षण दिखा रहा था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को खून उगलते देख लू वे यिन और दूसरों के चेहरे बदल गए। क्या इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन डू वेनरेबल्स की लड़ाई में हारने वाला था? पिछली लड़ाई की सिचुएशन ने पहले ही साबित कर दिया था कि अलाइड फोर्सेस में सबसे मजबूत बैटल स्ट्रेंथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की थी। दूसरे नंबर पर गू यू फैंग युआन था। अगर इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन हार जाता, इसका मतलब था कि अलाइड फोर्सेस हार गई। लेकिन चाहे लू वे यिन और बाकी लोग कितना भी ना चाहते, उन्हें पता था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का ऐसा एडवांटेज होना नॉर्मल था। गू इमॉर्टल्स के बीच लड़ाई को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स थे। एक था कल्टिवेशन लेवल और डाउ मार्क्स की संख्या। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन इसमें बराबर थे। दूसरा था इमॉर्टल एसेंस और इमॉर्टल गू, दोनों तरफ लगभग एक जैसे थे। तीसरा था लड़ाई का अनुभव। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के बीच ये ड्रॉ था। चौथा था बाहरी माहौल, कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस मामले में इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन से आगे थी, कम से कम इस पाल के लिए यह सच था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने लक सप्रेशन हेवनली पैलेस, कैलमिटी लक ऑल्टर और सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड का इस्तेमाल किया। फिर उसने फैंग युआन के साथ अलायंस किया, जानबूझकर प्राइमोर्डियल डोमेन को तबाह किया। फिर से फैंग युआन के साथ अलायंस करके क्रेज डेमन फॉर्मेशन और डूर ऑफ लाइफ एंड डेथ को एक्सप्लोर किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने बुक माउंटेन, प्राइमोर्डियल डोमेन, क्रेज डेमन फॉर्मेशन, इमॉर्टल ग्रेवयार्ड, डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड, स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड और लिमिटलेस के काउंटरमेजर्स की ताकत का इस्तेमाल करके कई लड़ाइयां लड़ी। पांचवा था लड़ाई के तरीके। गू फॉर्मेशंस, बैटलफील्ड किलर मूव्स, गू हाउसेस और हर तरह के किलर मूव्स। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन दोनों हाई इस मामले में शानदार थे। ये बताना मुश्किल था कि कौन बेहतर था। छाता था कॉम्बैट सिस्टम। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के कॉम्बैट सिस्टम में बाद के लिए बेहद शक्तिशाली पोटेंशियल था, लेकिन कीन डिंग लिंग ने यूज चमत्कारी ढंग से क्रैक कर दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास भी एक असाधारण कॉम्बैट सिस्टम था जिसका वो हमेशा से इस्तेमाल कर रही थी। यह कॉम्बैट सिस्टम मिंग हाओ, यू जू और फंग या के कंबाइंड कॉम्बैट सिस्टम्स थे। ऑफेंसिव एस्पेक्ट में मुख्य तरीका फेरी मिंग हाओ का फ्लाइंग स्टार किलर मूव था। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स अक्सर अपने पथ की श्रेष्ठता के कारण बेहतरीन किलर मूव्स का इस्तेमाल करते थे। इन किलर मूव्स में आमतौर पर कई गू वॉर्म्स होते थे और उन्हें एक्टिवेट करने की प्रक्रिया जटिल होती थी। इसीलिए विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स की कैलकुलेशन एबिलिटी असाधारण होती थी, तभी वो अपने किलर मूव्स को ठीक से कंट्रोल कर पाते थे। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के कॉम्बैट सिस्टम में फ्लाइंग स्टार मेथड ऑफेंसिव एस्पेक्ट में लगभग एक लौटा तरीका था। इसे बेहद कमी वाला और एक जैसा कहा जा सकता है।
क्या स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जानबूझकर विजडम पथ के साफ एडवांटेज को फेंक रही थी? ऐसा नहीं था। सबसे पहले, किलर मूव फ्लाइंग स्टार सिंपल दिखता था, लेकिन सच में ऐसा नहीं था। अगर इसे एक के बाद एक लगातार इस्तेमाल किया जाता तो हर मूव एक कंसेक्यूटिव मूव होता। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को इतने सारे सितारों ने मारा था कि अब तक सितारों से हुई चोटें गंभीर चोटों के स्टार तक पहुंच गई थी। दूसरा, ऑफेंसिव एस्पेक्ट में कमी हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की चतुराई थी। पूरे कॉम्बैट सिस्टम को देखें तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ऑफेंस एस्पेक्ट से कैलकुलेशन की जरूरत को हटाकर उस अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया, जिससे उन्हें हर समय लड़ाई की सिचुएशन पर एक विशाल पकड़ मिल गई। सिचुएशन पर इस पकड़ के कारण हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल आसपास के सभी रिसोर्सेज का सीमा तक इस्तेमाल कर सकती थी। कमजोर पक्ष होते हुए भी वो मजबूत के खिलाफ जीत सकती थी। ज्यादा संख्या वाली मजबूत अलायंस आर्मी के खिलाफ उसने असल में हेवनली कोर्ट को जीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का कॉम्बैट सिस्टम माहौल का इस्तेमाल करके दुश्मनों को दबा सकता था और इमोशंस का इस्तेमाल करके उन्हें प्रभावित कर सकता था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अन्य शिकारों में से एक था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल कई मामलों में बराबर थे, लेकिन इस डेडलॉक में इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का कॉम्बैट सिस्टम रुक गया था, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने कॉम्बैट सिस्टम और अपने एडवांटेजेस को बनाए रखा। यह एडवांटेजेस अकेले तो मामूली दी, लेकिन वो एक साथ जुड़ते गए जब तक कि इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन हारने के खतरे में नहीं आ गया। फैंग युआन, ये अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ने का वक्त है। तुम अभी भी किस बात में हिचकिचा रहे हो? इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन अचानक उस नीले स्फीयर की तरफ लपका। लकपात के किलर मूव्स बारिश की तरह बरस पड़े, स्फीयर को तोड़ने और फैंग युआन को आजाद करने की कोशिश में। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत हमला किया, सितारों की परछाइयां चमकी। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन को फिर से एक भारी हमला झेलना पड़ा। उसका किलर मूव भी आधे रास्ते में ही तबाह हो गया। हमें फैंग युआन की मदद करनी ही होगी। वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को रिएनफोर्स करेगा। लू वे यिन ने पुकारा। पैराडाइस अर्थ ने आ भरी। साई, अगर मेरी कब्र तबाह ना हुई होती तो अब तक मेरे पास वेनरेबल कल्टिवेशन लेवल होता और मैं इस मुश्किल से निकल पाता। ये मनहूस चिल्लर। जहन बूडू ने अपना मुक्का घुमाया। एक और हेवनली कोर्ट मेंबर को मार गिराया। लेकिन यह हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स थोड़ी ही देर में जिंदा हो जाते। उन्हें पूरी तरह से मारने का कोई तरीका नहीं था। और तो और, जहन बूडू के पीछे अभी भी की सी एंसेस्टर था। ची सी एंसेस्टर पर लगी लिमिटलेस की आधे से ज्यादा जंजीरें गायब हो चुकी थी। एक तरफ दूसरे गू इमॉर्टल्स उसकी मदद कर रहे थे, दूसरी तरफ क्रेज डेमन फॉर्मेशन खुद ही सिकुड़ रहा था। गू इमॉर्टल्स की लड़ाइयों में स्ट्रेंथ की ऊपरी सीमा लगातार बढ़ रही थी। एप किलर मूव हो एलिवेशन के लिए कहीं ज्यादा सहन शक्ति थी, लेकिन ची सी एंसेस्टर के पास अभी भी खुद को बचाने की ताकत नहीं थी। यूज जहन बूडू के लगातार प्रोटेक्शन की जरूरत थी। सब लोग, मुझे प्रोटेक्ट करो, पैराडाइस अर्थ चिल्लाया, ग्रुप के बीच में पीछे हटते हुए। दूसरे इमॉर्टल्स ने यूज प्रोटेक्ट किया और पैराडाइस अर्थ को अपना किलर मूव इस्तेमाल करने के लिए कीमती वक्त दिया। हेवन पाथ किलर मूव, हेवनली समरी अर्थली नॉर्म। एक रहस्यमयी ऑरा उसके शरीर से फैली और हवा की लहर की तरह नीले स्फीयर की तरफ बढ़ी। यह किलर मूव बेहद गहरा था। यह स्वर्ग और पृथ्वी को उसके नॉर्मल स्टेट में ला सकता था। यह बैटलफील्ड किलर मूव्स का सबसे बड़ा दुश्मन था। घेरे को तोड़ने के लिए यह परफेक्ट था। नीला स्फीयर पहले से हाई फैंग युआन का दबाव जेएचईएल रहा था। अब जब किलर मूव हेवनली समरी अर्थली नॉर्म यूएस पर टकराया, वो तुरंत टूट गया। फैंग युआन ने जोर से चिल्लाते हुए एक दहाड़ मारी और पिंजरे से छूटे हुए शेर की तरह बाहर निकल आया। पैराडाइस अर्थ, मुझे उम्मीद है तुम मेरी एक बार फिर मदद करोगे। फैंग युआन ने एक सतरंगी इंद्रधनुष छोड़ा। पैराडाइस अर्थ को साथ लेते हुए वो कीन डिंगलिंग की तरफ लपका। हेवन पाथ किलर मूव, हेवनली समरी अर्थली नॉर्म। पैराडाइस अर्थ ने एक गहरी सांस ली। किलर मूव इस्तेमाल करने के बाद उसके ओरिफिसेस से खून बहने लगा। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया। बिना किसी आकार की हवा की धाराएं आगे बढ़ी। जहां भी वो गई, सितारों से बने रास्ते टूट गए और कुछ भी नहीं बचा। सितारों के रास्तों के बिना स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए कीन डिंगलिंग को मूव करना मुश्किल हो गया। उसकी ऊँग में ठंडी रोशनी चमकी। उसने तुरंत कीन डिंगलिंग को बचाने का ख्याल छोड़ दिया और उसकी जगह इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन पर जोर से हमला कर दिया। तेरी ऐसी की तैसी, फैंग युआन। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन दहाड़ा। हमले से उसका सीना फट गया और उसकी आत्मा को गहरी चोट पहुंची। इसी वक्त
कीन डिंग लिंग को फैंग युआन ने मार दिया। लेकिन इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन सिचुएशन को पलट नहीं सका। हजारों स्टारडस्ट उसकी तरफ बढ़े, उसने उनमें से ज्यादातर को तबाह कर दिया, लेकिन कई सौ अभी भी उसके शरीर से टकरा गए। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन के घावों में इतनी सारी स्टारलाइट जमा हो गई थी कि वो आग की तरह इंटेंस हो चुके थे। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन मौत के करीब था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूएस पर बेरहमी से हमला करना जारी रखा। आखिरी घातक हमला। चैप्टर 2202 नॉर्दर्न प्लेन्स। चू ट्राइब का हेडक्वार्टर्स। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अभी भी क्लोज कल्टिवेशन में है। आज तो लड़ाई का दिन है। चू लाओवू लगातार अपने हाथ मल रहा था। वो पतला था और उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। उसका कुदरेश उदास चेहरा अब और भी ज्यादा डिप्रेस्ड लग रहा था। रिलैक्स। जब फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने ब्लैक मून के चैलेंज को मान लिया है, तो वो लड़ाई से पहले पीछे क्यों हटेंगे? हमें बस सब्र से इंतजार करना है। हाउ जन एक दीवार से टिककर खड़ा था और उसके हाथ सीने पर क्रॉस थे। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। वो एक आधे उम्र का दाढ़ी वाला आदमी था, लंबा और मस्कुलर। वो और चू लाओवू अच्छे दोस्त थी। दोनों मिलकर एक सिग्नेचर किलर मूव जिसका नाम विंड थंडर रोर था, एक्टिवेट कर सकते थे। इसी वजह से चू लाओवू और हाउ जन को हवा और बिजली के राक्षस कहा जाता था। चू डू का साथ देने के बाद वो चू ट्राइब की सबसे मजबूत बैटल स्ट्रेंथ बन गए, सिर्फ चू डू से पीछे। एक्चुअली लड़ाई से बचना भी एक ऑप्शन है। एक दूसरी दिशा से इमॉर्टल वांग ने अचानक धीरे से कहा। उसका कद छोटा था, उसकी नाक लाल थी और इन्हीं छोटी ट्रायंगुलर थी। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल था जो कुत्तों की नस्ल में बदलने में माहिर था। क्या कहा ट्यून? हाउ जन गुस्से से भड़क उठा। वो तेजी से इमॉर्टल वांग के पास पहुंचा, उस गुस्से भरी एनू से घूरते हुए। क्या फर्स्ट सुप्रीम एल्डर लड़ाई से बचने वालों में से है? वो अजीम चू डू है। क्या तू फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? हाउ जन ने इमॉर्टल वांग को उसकी शर्ट से पकड़ा और हवा में उठा लिया। इमॉर्टल वांग तुरंत गुस्से में आ गया, चिल्लाते हुए, छोड़ मुझे। ओए जाहिल, अगर ट्यून मुझे नहीं छोड़ा तो मुझ पर हमला करने का इल्जाम मत लगाना। सिचुएशन को हाथ से निकलते देख चू लाओवू ने जल्दी से हाउ जन को पीछे खींचा, जबकि ली सी चुन ने इमॉर्टल वांग को पकड़ा। ली सी चुन का चेहरा चौकोर था, घनी भुएं और बड़ी ऊँधी थी। उसकी नाक बहुत ऊंची थी। उसके सीने पर घने काले बाल जो दिख रहे थे। वो एक आदमी था, लेकिन उसने फूलों वाली स्कर्ट पहनी हुई थी। उसने अपनी उंगलियां एक साथ तपतपाई और एक जनानी आवाज में कहा, बस करो ना, झगड़ा मत करो, ओके? मैं पहले से ही परेशान हूं। अगर हम अभी आपस में लड़ेंगे तो हमारी चू ट्राइब सच में एक संकट में फंस जाएगी। इमॉर्टल वांग ने ठंडी सांस भरी, ली सी चुन का हाथ झटकते हुए। ये चू ट्राइब का संकट है, हमें इससे सावधानी से निपटना चाहिए। अगर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अभी भी एक अकेले फोर्स होते तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़ा या ना लड़ा। लेकिन वो नहीं है, वो हमारी चू ट्राइब के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर हैं। क्या तुम्हें पता है कि अगर वो हार गए तो क्या अंजाम होगा? ओए जाहिल, हाउ जन ने गुस्से से सांस ली, एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था कि इमॉर्टल वांग गलत नहीं था। चू डू ने चू सेक्ट नाम का एक सेक्ट बनाया था। उसने अपने कनेक्शंस और तरीकों का इस्तेमाल करके कई इमॉर्टल्स को हेवनली लॉर्ड बाइजू के खिलाफ जाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन बाद में उसने हेवनली लॉर्ड बाइजू से हाई अलायंस कर लिया और इन गु इमॉर्टल्स को अपने साथ मिलकर चू सेक्ट बनाने पर मजबूर किया। उसके इस कदम ने पूरी सिचुएशन हाई पलट दी। चू सेक्ट बनाने के बाद चू डू ने अपने करिश्मा और चालों का इस्तेमाल करके लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं चले। लॉन्जेविटी हेवन और हुआंग जिन ट्राइब्स के दबाव में चू डू को चू सेक्ट को चू ट्राइब में बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह चू डू ने अपने ट्रेन किए हुए स्ट्रेंथ पाथ गु इमॉर्टल्स को अपने गोद लिए हुए बच्चों के रूप में ले लिया। सेक्ट सिस्टम को हटाकर ट्राइब सिस्टम का इस्तेमाल शासन के लिए किया। इसके बावजूद चू ट्राइब पर अभी भी संदेह और दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि चू डू का अपना कोई बच्चा नहीं था। इसके बाद चू डू ने फेट वॉर में हिस्सा लेने की पहल की। इस फैसले ने चू ट्राइब के स्टेटस को स्थिर करने में मदद की। ए फ्लैट सिचुएशन फिर से बदल गई। फेट गु तबाह हो चुका था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पुनर्जीवित होने की अफवाहें बढ़ती जा रही थी। लॉन्जेविटी हेवन ने नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ को अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स को काबू में लाने का आदेश भेजा, नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड को एक करने की कोशिश में। अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स इसके सख्त खिलाफ उन्हीं हुआंग जिन ट्राइब से नफरत थी। इसी वजह से बाइजू ट्राइब और चू ट्राइब ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए। कई अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स अकेले रहने वाले थे।
वो हुवांग जिन ट्राइब्स को ज्वाइन करने के बजाय छू ट्राइब और बाइजू ट्राइब को ज्वाइन करना पसंद करते। छूडू एक लोन कल्टिवेटर ओरिजिन से था, बाइजू ट्राइब के हेवनली लॉर्ड बाइजू भी वैसे हाई थे। इन दोनों ट्राइब्स को इससे फायदा हुआ और उन्होंने काफी विस्तार किया। नतीजे के तौर पर अन पर लॉन्जेविटी हेवन द्वारा चुपके से नजर रखी जा रही थी। साई, ये फेरी ब्लैक मून आखिर आई कहां से? उसका ओरिजिन एक रहस्य है। ऐसा लगता है जैसे वो पत्थर से निकली हो। हम उसके बैकग्राउंड की जांच बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स इतना बड़ा रीजन है, यहां बहुत से छुपे हुए एक्सपर्ट्स हैं। फेरी ब्लैक मून के बारे में इतना अजीब क्या है? लेकिन उसने फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को चैलेंज किया, वो बस अपनी बेइज्जती करवा रही है। जरूरी नहीं। ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए तो यह इंसान बेहद ताकतवर है। उसके आने के बाद उसने लगातार कई एक्सपर्ट्स को चैलेंज किया, लेकिन अभी तक उस हार का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे हाल ही के चैलेंज में उसने लियू चांग को भी हरा दिया। फेरी ब्लैक मून ने लगभग हर लड़ाई में नए तरीके दिखाए हैं। उसका टोटम किलर मूव उसका ट्रम्प कार्ड है और अफवाह है कि वो रेकलेस सेविज की वारिस भी है। चू लाव वू और ग्रुप ने डिस्कस किया। फिलहाल ही लूलैन की बहुत रेप्यूटेशन थी, वो लगातार जीत रही थी, पीक रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन कर रही थी जो रैंक 8 स्ट्रेंथ के बराबर थी। और रेकलेस सेविज की वारिस होने की अफवाहों के कारण उसकी ओवरऑल प्रेस्टीज ने छूडू को दबा दिया था। मेन फेरी ब्लैक मून के इरादे साफ देख सकता हूं। उसकी एम्बिशन बहुत बड़ी है। उसने अपने आसपास इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है, रेप्यूटेशन हासिल करने के लिए लोगों को चैलेंज कर रही है। अभी वो पहले हाई डिमोनिक पाथ और लोन कल्टिवेटर्स का एक प्रतीक और झंडा बन चुकी है। उसका लॉर्ड छूडू को चैलेंज करना एक ना एक दिन होना ही था। अगर उसने अभी चैलेंज नहीं किया होता तो वो बाद में जरूर करती, क्योंकि एक बार वो जीत गई तो उसकी रेपुटेशन कम से कम डबल हो जाएगी और उसके पास नॉर्दर्न प्लेन्स के अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स को लीड करने का अधिकार होगा। हाउ जेन ने एनालाइज किया। दबाव में जो अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स राइचस पाथ के सामने सरेंडर करने को तैयार द वो पहले हाई सरेंडर कर चुके थे। जो बचे द वो जिद्दी थे और इन जिद्दियों के पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स थी। आखिरकार बिना ताकत के उनके पास जिद्दी होने की योग्यता नहीं थी। और इन जिद्दियों के लिए छूडू, जिसने एक राइचस पाथ ट्राइब बनाई थी और हुआंग जिन ट्राइब्स के साथ काम किया था, यहां तक कि फेट वॉर में भी हिस्सा लिया था, वो साफ तौर पर लॉन्जेविटी हेवन का कुत्ता था। उनके लिए वो हुआंग जिन ट्राइब्स से भी ज्यादा नफरत के काबिल था। अगर फेरी ब्लैक मून ने छूडू को हरा दिया तो वो उनका दिल जरूर जीत लेगी। उसके फायदे बिना शक के लियू चांग को हराने से कहीं ज्यादा होंगे। इसके विपरीत चू ट्राइब पहले से हाई लॉन्जेविटी हेवन द्वारा दबाया जा रहा था, उस पूरी तरह से छूडू पर निर्भर रहना था। चू ट्राइब खून के रिश्ते से नहीं बंधा था, गुरु शिष्य सिस्टम भी खुलेआम स्थापित नहीं किया जा सकता था। ट्राइब ZYA डेटार सिर्फ छूडू के करिश्मा पर ही टिका हुआ था। छूडू चू ट्राइब का आध्यात्मिक झंडा था। अगर ये झंडा गिर जाता तो चू ट्राइब को जरूर भारी नुकसान होता। उनकी प्रगति में गंभीर रुकावट आती, वो लोगों के दिलों पर से अपनी पकड़ खो देते और तेजी से गिरने लगते। चू लाव वू जैसे लोग चिंतित थे। ए फ्लैट तक वो चू ट्राइब के को मेंबर्स बैन चुके द जो FA एडन का आनंद ले रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि चू ट्राइब का पतन हो। साई, अगर हम अपने प्यारे लॉर्ड फैंग युआन से मदद मांग पाते तो कितना अच्छा होता। ली सी चुन ने आह भरी। इमॉर्टल वैंग ने अपना सर हिलाया। नहीं, वो बहुत रिस्की है। लॉर्ड फैंग युआन का डिमोनिक प्रभाव सच में हैबतंगेज है, शायद लॉन्जेविटी हेवन भी उससे परहेज करे। लेकिन क्या होगा अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भविष्य में जिंदा हो गया? भले हाई फैंग युआन ताकतवर है, वो एक वेनरेबल का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सिर्फ थोड़े समय का सुख होगा, लेकिन असल में ये खुद को नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ से अलग करने का एक बेवकूफी भरा तरीका है। शांत रहो। वो लोग आ गए, चू लाव वू ने अचानक याद दिलाया। इस बार 10 से ज्यादा गू इमॉर्टल्स आए थे। उनमें से आधे छूडू के गोद लिए हुए बेटे द वो स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करते थे और उनका कल्टिवेशन लेवल साधारण था। बाकी वो अकेले और डिमोनिक इमॉर्टल्स द जिन्हें छू ट्राइब ने हाल ही में भर्ती किया था। भले ही उनकी ताकत गोद लिए हुए बेटों से ज्यादा थी, उनकी वफादारी फिलहाल वेरीफाई नहीं की जा सकती थी, इसलिए उनका इस्तेमाल करना काफी परेशानी भरा था। एक्सटर्नल एल्डर्स, लॉर्ड फादर कहाँ हैं? फर्स्ट सुप्रीम एल्डर? तय समय हो चुका है। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अभी तक क्यों नहीं आए? इन लोगों ने हर तरह के सवाल पूछे। तुम लोगों को यहां आने की इजाजत किसने दी? हाउ जेन आगे बढ़ा। चू लाव वू, इमॉर्टल वैंग,
और ली सी चुन उसके पीछे खड़े इन नए आने वालों को ठंडी नजर से देखते हुए। इस वक्त चारों इमोर्टल्स ने अपने आपसी झगड़े को दबा लिया और एक होकर खड़े हो गए। एक्सटर्नल एल्डर्स, प्लीज हमें दोष मत दीजिए, हम सच में अपने गोद लिए हुए पिता की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। हाँ, जब से हमने चू ट्राइब ज्वाइन किया है, लॉर्ड चूडू हमारे लीडर हैं। क्या हमारा चिंता करना गलत है? फिर से शोर मचने लगा। उनकी बेचैनी साफ दिख रही थी। हाउजन उन्हें डांटने हाई वाला था कि एक औरा फैली, जिससे इमोर्टल्स पलट गए। सीक्रेट रूम का बैंड कांसे का दरवाजा खुला। चूडू धीरे धीरे एक शांत चेहरे के साथ बाहर निकला। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, लॉर्ड फादर। चूडू ने हल्का सर हिलाया, मुस्कुराते हुए आसपास देखा। जब तुम लोग यहां आ ही गए हो तो मेरे लिए मोर्चा संभालो। चूडू का मन भारी था। असली सिचुएशन ली सी चुन और बाकी लोगों की चर्चा से कहीं ज्यादा गंभीर थी। ये हाल ही में भर्ती किए गए अकेले और डेमोनिक इमोर्टल्स मौका परस्त उनके बीच शायद जासूस भी हो सकते थे। गोद लिए हुए बेटे सम्मानपूर्ण और विनम्र दिख रहे थे, लेकिन सच तो यह था कि उनके मन में पहले से ही चूडू के लिए नफरत थी। एक तरफ वो चूडू को दोष देते थे कि उसने उन्हें स्ट्रेंथ पाथ में कल्टिवेट करवाया जिसका भविष्य अनिश्चित था। दूसरी तरफ जब उनका इमोर्टल असेंशन हुआ, चूडू ने उनका इस्तेमाल रेकलेस सेवेज के असली अर्थ को अब्जॉर्ब करने के लिए किया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। चूडू जानता था, चू ट्राइब एकजुट दिख रहा था, लेकिन वो पहले से ही पतन के कागार पर था। अगर वो फेरी ब्लैक मून को हारा पाता तो चूडू अभी भी पहले जैसी स्थिति बनाए रख सकता था। अगर वो हार जाता तो चू ट्राइब का पतन निश्चित था, और ये शायद एक विनाशकारी पतन होता। लोग उन्हें नीची नजर से देखते, कोई ज्वाइन नहीं करता, वो कमजोर होते जाते जब तक कि चू ट्राइब के सदस्य 5 रीजन्स की केओटिक वॉर में तोपों का चारा ना बन जाते। लॉर्ड, इतने सारे लोगों के जाने से हमारे टेरिटरी की सुरक्षा का क्या होगा? चू लाव वू ने पूछा। चूडू ने अपनी आस्तीन झटकी, एक बेपरवाह अंदाज में कहते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास कितने रिसोर्स पॉइंट्स हैं जो सच में कीमती हैं? रही बात हेडक्वार्टर्स की, वहां गू इमोर्टल्स को तैनात रहना होगा, इसका फैसला स्टिक्स ड्रॉ करके कर लो। भले हाईचू ट्राइब बैन चुका था, उनके पास रिसोर्स पॉइंट्स कम थे और वो भी खराब क्वालिटी के थे। कहा जा सकता है कि उनके पास विकास के लिए रिसोर्सेज की कमी थी। इस तरह कुछ बदकिस्मत गू इमोर्टल्स को हेडक्वार्टर्स की रक्षा के लिए चुना गया। चूडू ने लगभग सारे चू ट्राइब गू इमोर्टल्स को तय बैटलफील्ड की तरफ ले लिया। चूडू जरा भी घबराया हुआ नहीं था, आराम से चल रहा था। रास्ते में हुआंग जिन ट्राइब्स के गू इमोर्टल्स दिखे और चूडू के ग्रुप में शामिल हो गए। यह गू इमोर्टल्स आमदनी में चू ट्राइब और बाइजू ट्राइब को चुपके से अलग कर सकते थे, लेकिन फेरी ब्लैक मून जैसे बाहरी दुश्मन के सामने वो स्वाभाविक रूप से चूडू के साथ खड़े थे। जब वो आधे रास्ते में थे, हेवनली लॉर्ड बाइजू प्रकट हुए। तब जाकर चूडू ने सच में राहत की सांस ली। चैप्टर 2203। ये सिर्फ हेवनली लॉर्ड बाइजू का क्लोन था, लेकिन वो अभी भी रैंक 8 पर था। इमोर्टल्स ने जल्दी से उन्हें प्रणाम किया। चूडू संतुष्ट था। भले ही हेवनली लॉर्ड बाइजू खुद यूज सपोर्ट करने नहीं आए थे, चूडू जानता था कि हेवनली लॉर्ड बाइजू के पास एक बेहतरीन तरीका था जिससे क्लोन और में बॉडी तुरंत जगह बदल सकते थे। इसलिए इस क्लोन के यहां होने का मतलब हेवनली लॉर्ड बाइजू के खुद यहां होने से कम नहीं था। इस नाजुक मोड़ पर हेवनली लॉर्ड बाइजू चूडू के लिए एक भरोसेमंद साथी था। हेवनली लॉर्ड बाइजू चूडू और फेरी ब्लैक मून की आने वाली लड़ाई पर काफी ध्यान दे रहे थे। आखिरकार उनके ऊपर लॉन्जेविटी हेवन और हुआंग जिन ट्राइब्स की एकता के साथ बाइजू ट्राइब और चू ट्राइब को एकजुट रहना था और साथ में इस भारी दबाव को सहना था। बस इतना था कि उनके पास इस वक्त एक बहुत जरूरी मिशन था। उन्हें बुलाने वाला स्वाभाविक रूप से लॉन्जेविटी हेवन हाई हो सकता था। फिलहाल हेवनली लॉर्ड बाइजू लॉन्जेविटी हेवन में थे। उनके पास इस पीढ़ी के साउथ डिजोलेशन इमोर्टल याओ हुआंग थे। हेवनली लॉर्ड बाइजू को थोड़ा बेचैन देखकर याओ हुआंग मन हाई मन समझ गया। मुस्कुराते हुए, बाइजू, तुम्हारे हिसाब से चूडू और ब्लैक मून की लड़ाई में कौन जीतेगा? हेवनली लॉर्ड बाइजू ने अपनी चेतना वापस खींची, कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, मेरे नजरिए से मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि चूडू जीते। लेकिन फेरी ब्लैक मून कोई मामूली किरदार नहीं है, उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये लड़ाई जरूर एक भयानक लड़ाई होगी। लॉर्ड बाइजू सही कह रहे हैं। दोनों हाई स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करते हैं। एक का नाम बहुत पहले से मशहूर है, जबकि दूसरे की रेप्यूटेशन तेजी से बढ़ रही है। ये बताना सच में मुश्किल है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ लड़ाई ही जीत और हार का फैसला करेगी। वो फेरी ब्लैक मून लगता है रेकलेस सेवेज की असली विरासत की वारिस है।
उसके स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट को कम नहीं आंकना चाहिए। मेरी नज़र में चूडू के जीतने के चांस अभी भी ज्यादा हैं। आखिरकार वो एक लेजेंडरी इंसान है जिसने एक बार पूरे ल्यू ट्राइब पर दबाव बनाया था। जैसे ही ये शब्द निकले, ल्यू ट्राइब के गु इमोर्टल्स ने नाखुश चेहरों के साथ ठंडी सांस भरी। हेवनली लॉर्ड बाइजू और याओ हुआंग के आसपास गु इमोर्टल्स का एक बड़ा ग्रुप जमा हो गया था। वो सभी हुआंग जिन ट्राइब से थे। जब गु इमोर्टल्स डिस्कस कर रहे थे, 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर अचानक उड़कर आया। ठीक है, फॉर्मेशन सेट हो गया है, कृपया फॉर्मेशन में प्रवेश करें। इमोर्टल्स के सामने एक बड़ा फॉर्मेशन सेट किया गया था। फॉर्मेशन पर हर तरफ खूबसूरत खून जैसी लाल लकीरें बनी हुई थी। हुआंग जिन ट्राइब्स के गु इमोर्टल्स ने बात करना बैंड कर दिया और फॉर्मेशन में चले गए। उनमें से एक हेवनली लॉर्ड बाइजू भी था, जो ही ट्राइब के गु इमोर्टल्स को अपने साथ लाया था। जल्द ही फॉर्मेशन के बाहर सिर्फ हेवनली लॉर्ड बाइजू और याओ हुआंग हाई बचे थे। याओ हुआंग ने फॉर्मेशन को देखा, अचानक कहते हुए, अगर चूडू जीत गया तो अच्छा है, लेकिन अगर वो हार गया तो ब्लैक मून सच में पावर में आ सकती है। क्या तुमने चुपके से चूडू की मदद की है? हेवनली लॉर्ड बाइजू ने अपना सर हिलाया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ये सुझाव दिया था, लेकिन उसने माना कर दिया। वो इस लड़ाई को सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट से लड़ना चाहता है। उसके लिए इस स्ट्रेंथ पाथ की लड़ाई का एक असाधारण महत्व है। याओ हुआंग ने मन ही मन सोचा, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए, चूडू हारेगा और ये पक्का है। हे लूलन को हमारे एंसेस्टर ने पाला पोसा है, उसकी ताकत उसके साथियों से कहीं ज्यादा है, और एफर्ट गु की मदद से उसका कल्टिवेशन लेवल, किलर मूव्स और बाकी चीजें तेजी से प्रोग्रेस कर रही हैं। जबकि ही लूलन को चूडू के बारे में पहले से ही जानकारी है। इस जीत के साथ ही लूलैन नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड में एक लीडिंग कैरेक्टर बन जाएगी। बाद में वो अपने हर कदम से अकेले और डेमोनिक इमॉर्टल्स को लीड कर पाएगी। ठीक उसी वक्त लॉन्जेविटी हेवन का आसमान अचानक बदल गया, चेतावनी के अलार्म बजने लगे। ये तय किया हुआ सिग्नल था। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? याओ हुआंग का चेहरा बुरी तरह बदल गया और वो चिल्लाया, जल्दी से फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। उसके याद दिलाने के बिना ही 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर, जो फॉर्मेशन का इंचार्ज था, पहले से हाई यूज एक्टिवेट कर रहा था। फॉर्मेशन जोर से गुंजने लगा और खून जैसी लाल रोशनी फैल गई। फॉर्मेशन के अंदर को बने गु इमॉर्टल्स एक के बाद एक कांप उठे और उनके चेहरे बिगड़ गए। उनके शरीर से बड़ी मात्रा में खून, ताकत और कल्टीवेशन तेजी से निकली जा रही थी। यह फॉर्मेशन असल में एक रैंक 8 ब्लड पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन था। ब्लड पाथ फॉर्मेशन ने एक रहस्यमयी ताकत पैदा की जो जल्दी से फॉर्मेशन से गायब हो गई और एक रहस्यमयी जगह पर ट्रांसफर हो गई। उसी वक्त क्रेज डेमन केव, 9वीं लेयर, स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड फॉर्मेशन के अंदर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने घातक हमला किया। वुश! अचानक मौत के करीब पहुंचे इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का जिस्म खून जैसे लाल शॉलों में जलने लगा। अनगिनत गू वॉर्म्स चमके और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के अपचर के अंदर उड़ने लगे, एक किलर मूव बनाते हुए जिसने लॉन्जेविटी हेवन से ब्लड पाथ की दिव्या शक्ति को खींचा। उनमें से फमिलियल इमोशन गू पहला कोर था। फमिलियल इमोशन गू के बगल में इमिटेशन गू था। इस बार इमिटेशन गू पहले हाई ब्लड रिलेशन गू में बदल चुका था, जो दूसरा कोर था। ब्लड पाथ की दिव्या शक्ति तेजी से इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के पूरे शरीर में फैल गई। उसका बर्फ जैसा ठंडा इमॉर्टल ज़ॉम्बी काला खून उबलते हुए पानी की तरह तेजी से जलने लगा। काले खून से सुनहरी किरणें निकली और पानी की तरह तेजी से फैल गई। कुछ सांसों के वक्त में इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का सारा खून सुनहरे रंग का हो गया। उसकी सूखी काली त्वचा, जो एक सूखे पेट जैसी थी, जीवन से भर गई और उस पर एक सफेद चमक लौट आई। कांटे जैसे बाल तेजी से उगे और उसके कंधों तक आ गए। उसकी योनि, जो पहले अंधेरी और धुंधली थी, अब सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। उसका पूरा शरीर लंबा होने लगा। पहले उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन अब वो उभरे हुए मसल्स के साथ सीधा खड़ा था। वो 9 फीट से भी ज्यादा लंबा एक आधे उम्र का आदमी बन गया था। बूम! खून के रंग की रोशनी फैली, जिससे हवाएं और बादल हिल गए। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पूरी तरह से जिंदा हो चुका था। पुनर्जीवित होने की पूरी प्रक्रिया बेहद छोटी थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पाया कि वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के चारों तरफ बनी खून जैसी लाल रोशनी के घेरे को तोड़ नहीं पा रही थी, और उसने इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के आसपास एक जाल के संकेत भी महसूस किए, इसलिए वो साइड से देखती रही। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की नज़र गहरी थी। जैसा मैंने सोचा था, ब्लड सी एंसेस्टर तुम्हारा हाई क्लोन था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराया, अपने सफेद दांत दिखाते हुए।
स्टार कॉन्स्टलेशन, तुम मुख्य रूप से विजडम पाथ कल्टिवेट करती हो और तुम्हारा सेकेंडरी पाथ स्टार पाथ है। जेनेसिस लोटस वुड पाथ और पेंटिंग पाथ कल्टिवेट करता है। थीविंग हेवन मुख्य रूप से थेफ्ट पाथ और सेकेंडरी पथ के रूप में स्पेस पाथ कल्टिवेट करता है। एक हीरो और एक स्पेशलिटी पाथ के साथ हम वेनरेबल्स एक दूसरे से बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। और मेरे मामले में मैंने ब्लड पाथ चुना। बस इतना है कि जब ये जिंदा था तब वक्त सही नहीं था। मेरी मौत के अनगिनत सालों बाद ही मेरे ब्लड सी क्लोन के लिए ब्लड पथ बनाने की बुनियाद तैयार हुई। और हेवनली कोर्ट में भी प्रतिभाएं उभरी। पहले गु इमॉर्टल फेई शुआंग और निंग जू द, ये गुरु शिष्य की जोड़ी जिसने मेरे ब्लड सी क्लोन का पीछा किया। बाद में रिफाइनमेंट पाथ के ग्रेट ग्रैंड मास्टर लियान शेनके ने ब्लड रिलेशन इमॉर्टल गु को रिफाइन किया जिसने लगभग मेरी प्लानिंग को तबाह कर दिया था। खुशकिस्मती से मेरे पास बैकअप प्लान्स थे। हेवनली कोर्ट को पहले हाई ब्लड सी एंसेस्टर के बारे में कुछ अजीब लगा था, इसलिए उन्होंने ब्लड पाथ को दबाने के लिए डेमन जजमेंट बोर्ड बनाया। भले हाई इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन जिंदा होने में कामयाब रहा, ब्लड पाथ की प्रगति में गंभीर रुकावट आई। ये एक मुख्य धारा का पथ नहीं बन पाया और हमेशा एक नफरत के लायक पथ के रूप में देखा गया। भले हाई सुपर फोर्सेस ने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने ये सिर्फ बैन दरवाजों के पीछे किया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का असली प्लान लक पाथ को एक राज रखना था, जबकि दुनिया की ताकत का इस्तेमाल करके ब्लड पाथ को परफेक्ट करना था। लेकिन ब्लड पाथ अंत में रुक गया। अगर ब्लड पाथ समृद्ध होता तो वर्तमान जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ जाती। छोड़ो भी, सब कुछ किसी की इच्छा के अनुसार कैसे हो सकता है? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने आ भरी, उसकी नजर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को पार करके, फॉर्मेशन को पार करके दूरी की तरफ गई। क्रेज डेमन फॉर्मेशन में अब सिर्फ कुछ हाई ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस के टुकड़े बचे थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने गंभीरता से अपनी कॉन्सेंट्रेशन आई इकट्ठी की। उसके सामने पूरी तरह से जिंदा हो चुका जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल था, जिसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, और भले ही उसकी ताकत अपनी पीक स्टेट पर नहीं लौटी थी, वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के बराबर थी। और कीन डिंग लिंग अभी भी जिंदा होने की प्रक्रिया में थी। लक गैम्बल पहले ही इस्तेमाल हो चुका था और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पहले से ही सावधान होने के कारण यूज दोबारा इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। स्टार कॉन्स्टलेशन और जायंट सन की लड़ाई निश्चित रूप से एक अनियंत्रित, जानलेवा जंग होने वाली थी। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को परेशानी महसूस हुई अगर यूज बिना कुछ सोचे समझे लड़ना पड़ा। वर्तमान सिचुएशन आसान नहीं थी, उसके मन में कई संदेह थे। इसी वक्त जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अचानक आ भरी, स्टार कॉन्स्टलेशन एटर्नल लाइफ रिसर्च के रिजल्ट्स हमारी ईल के सामने हैं, चलो अपनी लड़ाई को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। क्यों ना हम हाथ मिला लें और पहले इन फालतू लोगों से छुटकारा पा लें? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल थोड़ी देर के लिए चूक गई, फिर मुस्कुराते हुए सर हिलाया। ये सही रहेगा, हमें यही करना चाहिए। यह दोनों वेनरेबल्स थोड़ी देर पहले एक जानलेवा लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब वो असल में एक साथ काम कर रहे थे। ये बिना शक के एक समझदारी भरा कदम था। ये शर्म की बात होती अगर दो शेर लड़ते और फायदा कोई तीसरा उठा ले जाता। इसलिए समझदार स्टार कॉन्स्टलेशन और जायंट सन स्वाभाविक रूप से पहले कमजोर लोगों से छुटकारा पाने वाले थे। बूम! जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सीधे फैंग युआन की तरफ लपका। अनगिनत सुनहरी रोशनी की किरणें भालों या तलवारों की तरह फैंग युआन पर चली। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाने का तरीका था। फैंग युआन पैराडाइज अर्थ के साथ था और उसने थोड़ी देर पहले हाइकिन डिंग लिंग को मारा था। तुम डिफेंड करो जबकि मैं अटैक करता हूं, फैंग युआन ने पैराडाइज अर्थ से कहा। पैराडाइज अर्थ थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर सर हिला दिया। हेवन पाथ किलर मूव, हेवनली वेब प्रोटेक्शन वेल। दूधिया सफेद रोशनी का जाल एक बार फिर प्रकट हुआ। स्वर्गीय जाल बिना किसी धूल के शुद्ध था। उसमें बड़े बड़े गैप्स थे, लेकिन वो किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देते थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की सुनहरी रोशनी की किरणें पूरी तरह से स्वर्गीय जाल द्वारा रोक दी गई। ये एक शून्य था, यहां बाहरी दुनिया के लकपात डाउ मार्क्स नहीं थे जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को बढ़ावा दे सकते। इसके विपरीत वो भी लिमिटलेस के काउंटरमेजर्स के खतरे में थे। यह डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसा नहीं था जहां स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को अनगिनत सोल पाथ डाउ मार्क्स से बढ़ावा मिला था और वो अपनी पूरी ताकत बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता था। 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची। फैंग युआन ने दूर से हमला किया। 5 रंग का धूर तेजी से फैल गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी गति कम नहीं की, वो लगातार पास आता रहा। उसके शरीर के चारों तरफ सुनहरी रोशनी लगातार बह रही थी,
जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट की में प्रवेश किया तो 5 रंग का धुआं उससे दूर बह गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन के करीब पहुंचा और एक किलर मूव इस्तेमाल किया। एक सुनहरा हाथ तेजी से बाहर निकला और फैंग युआन का सर पकड़ने लगा। विशाल हाथ फैंग युआन की किस्मत को नोचने ही वाला था, लेकिन अगले हाइपैल कुकिंग लक पॉट सामने आ गया। वो जोर से हिला और उसने विशाल हाथ को रोक दिया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक और मूव इस्तेमाल किया। सुनहरा हाथ मजबूत हो गया और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने और जोर से नोचने की कोशिश की, कुकिंग लक पॉट का पलटवार और भी मजबूत हो गया, यहां तक कि उसने विशाल हाथ को सीधे झटक दिया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पहले से ही जानता था कि फैंग युआन के पास कुकिंग लक पॉट है और वो काफी ताकतवर है। लेकिन इस कोशिश ने फिर भी उस हैरान कर दिया। उसने कुकिंग लक पॉट को इस लेवल तक बढ़ाने के लिए कितने रैंक 8 इमॉर्टल गू इस्तेमाल किए हैं। यहां तक कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी इस वक्त परेशान महसूस कर रहा था। इतने मजबूत कुकिंग लक पॉट के प्रोटेक्शन के साथ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के ZYA डिटार लक पाथ मेथड्स फैंग युआन के खिलाफ बेकार थे। आमतौर पर गू इमॉर्टल्स का जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से लड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि उनके लिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लक पाथ मेथड से बचना मुश्किल होता था। एक बार जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने उनकी किस्मत पर हमला कर दिया तो उनके पास उस रोकने के बहुत कम तरीके होते थे और रोकने की संभावना भी बहुत कम होती थी। लेकिन फैंग युआन की सिचुएशन अलग थी। चैप्टर 2204 जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के हमले रोक दिए गए। फैंग युआन ने मौके का फायदा उठाकर पलटवार किया, लेकिन उसी वक्त एक सितारे की रोशनी एक अद्भुत गति से फैंग युआन के माथे पर आ लगी। हमले से फैंग युआन का सर हल्का सा पीछे झुक गया। अपने डिफेंसिव मेथड्स को 30% कमजोर होते देख वो जल्दी से पीछे हट गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल उड़कर आई और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ मिलकर फैंग युआन पर दोनों तरफ से हमला करने लगी। इस पल फैंग युआन डू वेनरेबल्स के हमलों का सामना कर रहा था। सभी इमॉर्टल्स हक्के बाकी रह गए। चाहे फैंग युआन कितना भी ताकतवर हो और उसकी कितनी भी रेपुटेशन हो, क्या वो इस लायक था कि डू वेनरेबल्स यूज निशाना बनाए? लेकिन ध्यान से सोचने पर इमॉर्टल्स समझ गए कि ऐसा क्यों था। आखिरकार सभी सूडो वेनरेबल्स में फैंग युआन से सबसे बड़ा खतरा था। फैंग युआन के में बॉडी के अलावा ची सी एंसेस्टर और जान बू डू भी फैंग युआन के क्लोन्स थे। इस तरह उसके पास यहां सबसे बड़ी फोर्स भी थी। और जो अकेला सा लगने वाला डेमन इमॉर्टल ची जू था, उसने पहले हाई फैंग युआन के खिलाफ पीछा करने वाली लड़ाई के दौरान एक गुप्त सौदा कर लिया था। वो लंबे समय से सहयोग कर रहे थे। दबाव में तेजी से वृद्धि के साथ फैंग युआन ने बचने को प्राथमिकता दी। उसने 2 वेनरेबल्स के हमलों से खुद को बचाया और दूसरे इमॉर्टल से चिल्लाकर कहा, हमें हाथ मिलाकर एकजुट होना होगा, वरना अटर्नल लाइफ रिसर्च के रिजल्ट्स हमारे सामने होते हुए डू वेनरेबल्स तुम्हें आसानी से फायदा नहीं उठाने देंगे। वो पहले हमें ही जरूर मारेंगे। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के शेन शांग, पैराडाइस अर्थ, डेमन इमॉर्टल चीजू और दूसरे मान गए, एक के बाद एक हमला करते हुए। बस इतना था कि उनकी कोशिशें फैंग युआन पर से दबाव नहीं हटा सकी। स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड फॉर्मेशन में हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने सूडो वेनरेबल्स को उलझाए रखा, भले ही उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। फैंग युआन हर तरफ भागने लगा था, एक पैसिव स्टेट में फंसता जा रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अचानक स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड फॉर्मेशन को हरकत में लाया ताकि फैंग युआन की उड़ने की गति को धीमा कर सके। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने मौके का फायदा उठाकर हमला किया। उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी की किरण निकली। फैंग युआन वक्त पर बच नहीं पाया और सुनहरी रोशनी से रोशन हो गया। नाजुक मोड़ पर फैंग युआन को अपना मशहूर डिफेंसिव मेथड एक्टिवेट करना पड़ा। उसके ऊपर एक लंबा चोगा प्रकट हुआ। इस लंबे चोगे की आस्तीनें चौड़ी थी, ये बर्फ की तरह सफेद था। चोगे की सतह पर धीरे धीरे बीता हुआ पानी था। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले रिवर्स फ्लो रिवर था। इतना ही नहीं, लंबे चोगे की सतह पर हल्की धुंध छाई हुई थी। एक गहरी नीली रोशनी की पट्टी भी थी। वो टेढ़ी मेढ़ी और लहराती हुई थी, एक लंबे पटके जैसी लग रही थी। वो फैंग युआन के हाथों, उसकी गर्दन के पीछे और फिर उसकी कमर के चारों तरफ लिपटी हुई थी। इमॉर्टल किलर मूव, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील शानदार था। उसने तुरंत जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की सुनहरी रोशनी और उसके पीछे आते हुए उड़ते सितारों को रिफ्लेक्ट कर दिया। फैंग युआन को आखिरकार थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ पूरे खुल गए। उसके बाएं हाथ से 5 रंग का धूल निकला। यह 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट की था।
उसके दाएं हाथ ने सितारों के रास्तों की तरफ दबाव डाला, एक भयानक और घातक कॉम्पाउंड किलर मूव एक्टिवेट करते हुए, रॉटिंग पॉइजनस डार्क ऐश। इस मूव में वुड पाथ, पॉइजन पाथ, डार्क पाथ और फायर पथ की गहराइयां थी। ये हर चीज को गला सकता था और उनकी आंतरिक संरचना को तबाह कर सकता था। समय बीतने के साथ इसका नुकसान और भी भयानक हो जाता। जब ये किलर मूव कैंसिल भी कर दिया जाता, तब भी लगातार गालन जारी रहती, लेकिन गलन कमजोर हो जाती। फैंग युआन ने एक बार ये मूव एक इमेमोरियल या बीस्ट पर आजमाया था। उसने इस किलर मूव को कुछ ही सांसों के वक्त में रोक दिया था। लेकिन जिस इमेमोरियल या बीस्ट को ये लगा था, वो 3 दिन और 3 रात तक दर्द से चिल्लाता रहा और आखिर में सड़े हुए राख के ढेर में बदल गया। फैंग युआन ने यूज सिर्फ एक हल्की फूंक से उड़ा दिया। फैंग युआन यह मूव स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल या जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो इस स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड फॉर्मेशन को टारगेट कर रहा था। यूज पहले इस फॉर्मेशन को तबाह करना ही होगा। हेवन पाथ किलर मूव, हेवनली समरी अर्थली नॉर्म। दूसरी तरफ पैराडाइस अर्थ ने फिर से अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। उसका इरादा भी फैंग युआन जैसा ही था। महान लोगों की सोच एक जैसी होती है, वो भी पहले इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता था। हेवन पाथ किलर मूव की ताकत साधारण से परे थी। जहां भी वो जाता, सितारों के रास्ते गायब हो जाते और सितारों की रोशनी बिखर जाती, उसके असली शून्य में वापस लाते हुए। पैराडाइस अर्थ, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने भुएं सिकोड़ी और उसने कई सितारे फेंके। उनमें से ज्यादातर अभी भी फैंग युआन को टारगेट कर रहे थे, लेकिन एक छोटा हिस्सा पैराडाइस अर्थ पर हमला कर रहा था। भले ही पैराडाइस अर्थ के पास सिर्फ सूडो वेनरेबल कल्टिवेशन थी, उसने हेवन पाथ अपना लिया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फिलहाल उसके तरीकों का पता नहीं लगा पा रही थी, इसलिए उसके खिलाफ सतर्क रहना पड़ा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया और हमेशा शांत रही। जब तक कुछ अजीब नहीं होता, वो उस तुरंत दबा देती। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के यूज टारगेट करने से पैराडाइस अर्थ को भी सावधान रहना पड़ा। यह रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील से निपटना सच में मुश्किल है, लेकिन फैंग युआन, तुम कब तक टिक पाओगे? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक के बाद एक ताकतवर किलर मूव्स इस्तेमाल किए। यह किलर मूव्स सभी रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन रिवर्स फ्लो रिवर का पानी का स्टार भी तेजी से गिर गया। फैंग युआन का रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील पूरी दुनिया में मशहूर था। ऐसा नहीं था कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इसके लिए तैयारी नहीं की थी। बस इतना था कि उसने खुद फैंग युआन के रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील से निपटा नहीं था, और फैंग युआन द्वारा बाद में मॉडिफाई किए जाने के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास सिर्फ यूज कंज्यूम करने का ही तरीका बचा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हल्की सी भुएं सिकोड़ी। उसके मन में एक ख्याल आने पर सितारों के रास्ते हिले। एक विशाल रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस सितारों के रास्तों का पीछा करते हुए बैटलफील्ड में दाखिल हुआ। यह डिवाइन एम्परर सिटी थी। डिवाइन एम्परर सिटी के अंदर जेनेसिस लोटस की विल गंभीर थी जब उसने एक मेथड एक्टिवेट किया जो उसने लंबे समय से तैयार कर रखा था। पेंटिंग पाथ किलर मूव, सीनिक पोर्ट्रेट। तुरंत फैंग युआन का पोर्ट्रेट डिवाइन एम्परर सिटी के पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर प्रकट हो गया। फैंग युआन का पोर्ट्रेट जेनेसिस लोटस की विल के सामने खड़ा था। वो स्थिर था और उसकी ऊन बैंड थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जेनेसिस लोटस की विल ने इस किलर मूव को इस्तेमाल करने के बाद उसका रूप अस्थिर होने लगा। उसने अपने दांत भींचते हुए एक और पेंटिंग पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया जिसका नाम था इंक स्लाइसिंग थ्रेड। स्याही की पतली लकीरें अचानक जेनेसिस लोटस की विल के हाथों से निकली और वो फैंग युआन के पोर्ट्रेट के गालों को काटने लगी। लगभग उसी समय फैंग युआन, जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से लड़ रहा था, अचानक हिल गया। उसका बायां गाल कट गया। घाव एक पतली लकीर जैसा था जिसमें से काली स्याही बह रही थी। ये क्या हो रहा है? फैंग युआन की ईर की पुतलियां सिकुड़ गई और लगभग तुरंत उसकी तेज नजर डिवाइन एम्परर सिटी पर पड़ी। ये एक पेंटिंग पाथ मेथड है। ये जरूर डिवाइन एम्परर सिटी का काम है और इसमें जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का हाथ हो सकता है। फैंग युआन के विचार बिजली की तरह दौड़े। वो सही था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करती थी। जब वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के खिलाफ किलर मूव लग गैम्बल तैयार कर सकती थी, तो वो फैंग युआन को नजरअंदाज नहीं करती। भले ही फैंग युआन ने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास यूज इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के प्लान में फैंग युआन के रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को कभी नहीं भूला जाता।
किलर मूव सीनिक पोर्ट्रेट पहले हाई जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा बनाया जा चुका था। बाद में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जेनेसिस लोटस की विल के साथ मिलकर यूज मॉडिफाई किया ताकि वो फैंग युआन के रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को टारगेट कर सके। फैंग युआन ने अभी रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील की मदद से अपनी स्थिति मजबूत की ही थी कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यह तरीका इस्तेमाल कर लिया। रिवर्स फ्लो रिवर आमतौर पर हर चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता था, लेकिन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील फैंग युआन ने बनाया था। फैंग युआन को पेंटिंग पाथ के बारे में लगभग कोई समझ नहीं थी, उसमें उसका अटेनमेंट लेवल 0 था। फैंग युआन इस कमजोरी से वाकिफ था, इसलिए उसने पहले ही कुछ पेंटिंग पाथ मॉर्टल गू इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन इस लेवल के पेंटिंग पाथ मेथड के सामने वो बहुत कमजोर थे। इस वजह से फैंग युआन किलर मूव सीनिक पोर्ट्रेट की चपेट में आ गया। यही कारण था कि ZY डिटार वेनरेबल्स डू पाथ्स कल्टिवेट करते थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने विजडम पाथ और स्टार पाथ कल्टिवेट किया। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने वुड पाथ और पेंटिंग पाथ कल्टिवेट किया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लक पाथ और ब्लड पाथ कल्टिवेट किया। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने अर्थ पाथ और हेवन पाथ कल्टिवेट किया। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट किया। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने थेफ्ट पाथ और स्पेस पाथ कल्टिवेट किया। वेनरेबल्स अक्सर एक मुख्य पथ और एक स्पेशलिटी पाथ कल्टिवेट करते थे। पहला पथ मुख्य होता था जिसे व्यापक रूप से फैलाया जा सकता था। दूसरा पथ गुप्त और रहस्यमयी रखा जाता था, उसके बारे में जानकारी को सख्ती से सील कर दिया जाता था। जैसे कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने विजडम पाथ को मुख्य रूप से कल्टिवेट किया और स्टार पथ उसकी स्पेशलिटी थी। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने वुड पाथ को मुख्य रूप से कल्टिवेट किया और पेंटिंग पथ उसकी स्पेशलिटी थी। फैंग युआन की वर्तमान स्थिति ने ऐसा करने का फायदा दिखाया। फैंग युआन वुड पाथ मेथड्स को रिफ्लेक्ट कर सकता था, लेकिन वो पेंटिंग पाथ से अनजान था, इसलिए पेंटिंग पाथ मेथड्स अस पर असरदार थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की स्थिति थोड़ी खास थी, उसने ब्लड पाथ को मुख्य रूप से और लक पाथ को अपनी स्पेशलिटी के रूप में लेने की प्लानिंग की थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने जिंदा रहते हुए लक पाथ बनाया, वो लक पाथ रखने वाला एक लौटा था, इसलिए उसने लक पाथ को एक राज रखा। लेकिन फैंग युआन और उसकी महत्वाकांक्षाओं की मदद करने के लिए उसने लक पाथ की असली विरासत का एक हिस्सा 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में और लंग या लैंड स्पिरिट के पास छोड़ दिया। अपनी मौत के बाद उसने अपने क्लोन का इस्तेमाल करके ब्लड पाथ बनाने की हर कोशिश की। उसने ब्लड पाथ को सबसे आम पथ बनाने की प्लानिंग की थी, इसलिए ब्लड सी क्लोन ने हर जगह ब्लड पाथ फैलाया। वो दूसरों की मदद से ब्लड पाथ को परफेक्ट और प्रमोट करना चाहता था। डिवाइन एम्परर सिटी के अंदर जेनेसिस लोटस की विल ने एक और पेंटिंग पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया, ब्रश स्ट्रोक। एक पेंटिंग ब्रश फैंग युआन के पोर्ट्रेट के ऊपर से गुजरा, जहां भी वो ब्रश करता वहां स्याही के निशान छोड़ जाता। उसी समय फैंग युआन के शरीर पर स्याही काले घाव प्रकट हुए। घाव तेजी से गहरे होने लगे। कॉम्पाउंड किलर मूव, मैन एज बिफोर। फैंग युआन ने खुद को लगातार ठीक करने के लिए फिर से एक किलर मूव एक्टिवेट किया, लेकिन इसके साथ उसके पास रॉटिंग पॉइजनस डार्क ऐश किलर मूव को कैंसिल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे उसके पलटवार के लिए सिर्फ 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची हाई बचा। एक साथ कई किलर मूव्स एक्टिवेट करना फैंग युआन की विजडम पथ की सीमाओं से बाहर नहीं था, लेकिन फैंग युआन को किसी भी अचानक घटना से निपटने के लिए कुछ सोचने की क्षमता बचानी थी। वरना अगर कोई अनापेक्षित स्थिति आ गई और फैंग युआन की प्रतिक्रिया थोड़ी देर से हुई, तो ये दुश्मन को एक मौका दे देता। आखिरकार उसके दुश्मन वेनरेबल्स दी, वो कीन डिंग लिंग और बिंग साई चुवान जैसे नहीं थे। और तो और इन दोनों वेनरेबल्स ने अलायंस कर लिया था। दबाव, एक पहाड़ जैसा विशाल दबाव जो फैंग युआन पर लगातार बढ़ता जा रहा था, ये उस मारे बिना रुकने वाला नहीं था। फैंग युआन पूरे समय डिसएडवांटेज में था, उसकी स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई थी। तुलनात्मक रूप से फेट वॉर की लड़ाई इतनी गर्म नहीं थी। फैंग युआन खतरे में है। पैराडाइज अर्थ और दूसरे मदद करना चाहते थे, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल उन्हें हमेशा रोक देते थे। दोनों वेनरेबल्स के हमले फैंग युआन पर केंद्रित थे, वो सिर्फ बची हुई थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल दूसरे सूडो वेनरेबल्स को रोकने के लिए कर रहे थे। आखिरकार फैंग युआन का रिवर्स फ्लो रिवर खर्च हो गया, उसके पास इस मूव को कैंसिल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस मूव की रुकावट के बिना जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हंसा और उसने एक पहले से तैयार किलर मूव एक्टिवेट किया। किलर मूव बिना किसी आकार का था, फैंग युआन तुरंत उसकी चपेट में आ गया।
सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर जोर से हिला, बिजली चमकी और ट्रिब्यूलेशन के बादल इकट्ठा हो गए। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराया, फैंग युआन, इस मूव का कोर कैलेमिटी लक ऑल्टर है, ये भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। तुम्हारे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और ये बेहद अच्छी तरह से विकसित हुआ है। इतने गहरे भाग्य के आफत में बदलने पर कितनी बड़ी ट्रिब्यूलेशन बनेगी। फैंग युआन का चेहरा बदल गया। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स, सेक्रेड ईगल सिटी, ट्रिब्यूलेशन के बादल हो रहे थे। पिछले हाइपैल, वहां नीले आसमान और सफेद बादलों का नजारा था, अब दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? शहर के निवासी आसमान को देखने लगे। थोड़ी देर बाद सेक्रेड ईगल सिटी से शोर की आवाजें उठने लगी। ट्रिब्यूलेशन के बादल, फिर से ट्रिब्यूलेशन के बादल आ गए। हो क्या रहा है? जल्दी सिटी लॉर्ड से मदद मांगने जाओ। शहर के निवासी डर से कांप रहे थे और घबराहट में सिटी लॉर्ड मनो की तरफ भाग रहे थे। सेक्रेड ईगल सिटी के निवासी ZY एडिटार इंसान जो पुराने बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन से आए थे। इस जीवन में फैंग युआन ने चुपके से बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन की आफतों और ट्रिब्यूलेशंस को तेज कर दिया था ताकि यूज काबू में ला सके। इस वजह से ट्रिब्यूलेशन के बादलों ने पूरे बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन को ढक लिया था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इन निवासियों को इतना दर्दनाक अनुभव हुआ था, इसलिए जब उन्होंने ट्रिब्यूलेशन के बादलों को देखा जो लगभग उनकी यादों जैसे हाइदर, उन्होंने तुरंत डर से बिल्ली की तरह बर्ताव किया, चिल्लाते हुए और पागलों की तरह भागते हुए। सिटी लॉर्ड मनो के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ रैंक 7 गु इमॉर्टल आसमान को देख रहा था, उसके चेहरे पर भी एक कड़वा भाव था। वो हाल ही में प्रमोट हुआ सेक्रेड ईगल सिटी लॉर्ड था। वो पहले सिर्फ रैंक 6 पर था, लेकिन यूज फैंग युआन की मदद मिली और उसकी कल्टीवेशन रैंक 7 तक पहुंच गई। एक मिशन स्वीकार करने के बाद वो इस सेक्रेड ईगल सिटी का सिटी लॉर्ड बन गया। यह ट्रिब्यूलेशन बहुत बड़ी है, सेक्रेड ईगल सिटी में सिर्फ 3 गु इमॉर्टल्स हैं। हम शायद इसे रोक ना पाएं, बेहतर है कि ट्रिपल सेक्रेड माउंटेन से रिइंफोर्समेंट्स मांगे। सेक्रेड ईगल सिटी लॉर्ड ने तुरंत रिइंफोर्समेंट्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी। ट्रिपल सेक्रेड माउंटेन मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स का केंद्र था, यह स्नोमैन का इकट्ठा होने का इलाका था और सबसे विकसित इलाका था। इसकी देखभाल फैंग युआन की मंगेतर जूरा करती थी। 5 रीजन से अलग सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर इंसान दूसरे वेरिएंट ह्यूमंस के साथ शांति से रहते थे, बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की मदद करते हुए। सेक्रेड ईगल सिटी के निवासी बहुत अलग थलग और अनजान थे। जब वो पहली बार सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में आए थे तो जूरा और स्नोमैन ने उनकी बहुत मदद की थी, इसलिए उनके मन में स्नोमैन के लिए अच्छे भाव थे। रही बात सेक्रेड ईगल सिटी के गु इमॉर्टल्स की जो बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन से आए थे, ये गु इमॉर्टल्स भी जीवन के दर्शन के मामले में 5 रीजन्स के गु इमॉर्टल्स से बहुत अलग थे। वो मामूली लोगों की रक्षा करने को अपनी शान मानते थे। फैंग युआन के शासन और प्रबंधन के साथ सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में सभी जातियां एकजुट होकर रहती थी। इंसान सेक्रेड ईगल सिटी लॉर्ड के मन में स्नोमैन से रिइंफोर्समेंट्स मांगने में कोई झिझक नहीं थी। साथ ही यूज फेरी जूरा की मदद पर बहुत विश्वास था। मिनी वेस्टर्न डेजर्ट, एक विशाल काला शहर रेगिस्तान की गहराइयों में खड़ा था। यह इंकमन सिटी था। इंकमन सिटी लॉर्ड मो टैन संग की कल्टीवेशन भी रैंक 7 तक पहुंच चुकी थी। उसके अंडर लगभग 8 गु इमॉर्टल्स द, लेकिन वो सिर्फ रैंक 6 के थे। इस ट्रिब्यूलेशन का स्केल बहुत बड़ा है, इसकी ताकत निश्चित रूप से अभूतपूर्व होगी। मो टैन संग का चेहरा गंभीर था, उस भारी दबाव महसूस हो रहा था। उसने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी और आदेश जारी किए। डूगू इमॉर्टल्स को सुरक्षा बनाए रखने और निवासियों को हिंसा जैसे काम, जैसे दंगा या भगहा, से रोकने के लिए भेजा गया। इसके अलावा 4 गु इमॉर्टल्स को शहर से बाहर व्हाइट स्टील बोल वैली, रॉटन स्वॉम्प, हिबिस्कस ट्रीज और दूसरे रिसोर्स पॉइंट्स की देखभाल के लिए भेजा गया। अगर सिचुएशन गंभीर हो जाती तो यह गु इमॉर्टल्स तुरंत इनमें से जितने हो सके उतने रिसोर्सेस को निकल कर उन्हें अस्थायी रूप से इंकमान सिटी के स्टोरेज में रख सकते थे। मो टैन संग का स्टेटस जूरा जैसा ही था। वो लगभग मिनी वेस्टर्न डेजर्ट का इंचार्ज था। वो न सिर्फ इंकमान सिटी बल्कि कई दूसरे स्थानों पर भी शासन करता था। मिनी ब्लू हेवन, बादल की मिट्टी के ऊपर एक महाद्वीप पर एक विशाल शहर था। शहर के दिल में एक पहाड़ जैसा हॉल था जो एक स्टार स्नेल से बना था। यह हॉल इस वक्त हंगामे से भरा था। एक रैंक 8 बुजुर्ग आदमी गंभीरता से अंदर बैठा था और अलग अलग गु इमॉर्टल्स से रिपोर्ट सुन रहा था। वो पुराना कॉम्बैट बीस्ट किंग था। यूज फैंग युआन ने स्टार कलेक्शन सिटी लॉर्ड नियुक्त किया था और वो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के आंतरिक मामलों की देखभाल का जिम्मेदार था। यह ट्रिब्यूलेशन बहुत अचानक आए है।
यह बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन वाले से भी ज्यादा भयानक है। ये बहुत बड़ी है और पूरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को कवर करती है। सिटी लॉर्ड, हमें क्या करना चाहिए? मास्टर, इस वक्त लड़ाई के लिए लगभग सारे रैंक 8 गू इमॉर्टल्स और मजबूत रैंक 7 को लड़ गए हैं। भले ही उनमें से ज्यादातर जिंदा हो गए हैं, वो गू मास्टर लेवल पर हैं। हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। हम ऐसी ट्रिब्यूलेशन से कैसे निपटेंगे? अगर कोई कैजुअलिटी ना भी होती तो क्या हम अपनी ताकत मिलाकर ऐसी ट्रिब्यूलेशन से निपट पाते? ये असंभव है। सिर्फ मास्टर जैसा अस्तित्व ही हमारे घर को ऐसी ट्रिब्यूलेशन से बचा सकता है। कॉम्बैट बीस्ट किंग ने अपनी मुट्ठी उठाई। हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। मास्टर बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। जब उन्हें कदम उठाना चाहिए तब वो जरूर उठाएंगे। लेकिन अभी हमें अपनी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए, अपने घर की रक्षा करना। भले ही हम मर जाएं, ये हमारी इच्छा शक्ति को तोड़ नहीं सकता। सभी, ये एक कठिन परीक्षा है। मास्टर हमें देख रहे हैं, हमारे वंशज हमें देख रहे हैं। गू इमॉर्टल्स होने के नाते अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर हम मरने से डरते हैं, तो हम बाद में अपना सर गर्व से कैसे उठाएंगे? हम अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं। गू इमॉर्टल्स ने जोश से भरे हुए एक साथ चिल्लाया। मौत डरावनी नहीं थी। भले ही वो मर जाते, वो ह्यूमन सी के जरिए जिंदा हो सकते थे। डरावनी चीज खतरे के सामने भाग जाना और फैंग युआन पर बुरा प्रभाव छोड़ना था। इसमें कोई शक नहीं था कि सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में फैंग युआन की इच्छा सर्वोपरि थी। वो हर चीज पर शासन करता था। क्रेज डेमन केव में चौंधिया देने वाली और विशाल सुनहरी रोशनी समुंदर की लहर की तरह बह रही थी। फैंग युआन एक गंभीर चेहरे के साथ तेजी से पीछे हटा। उसके पास एब रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील नहीं था। डू वेनरेबल्स का सामना करते हुए उसकी स्थिति खतरनाक थी, लगभग चट्टान के बीच एक स्टील के तार पर चलने जैसी। इससे भी बुरा था सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की परेशानी। यह ऑल लिविंग बीइंग्स लक का एक मेथड है। फैंग युआन ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को एक गुस्से भरी हत्या की इच्छा से देखा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की नजर डरावनी थी। उसने फैंग युआन के शरीर पर ट्रिब्यूलेशन की ओरा को घना होते हुए देखा और फिर अपने मन को शांत किया। फैंग युआन के पास कुकिंग लक पॉट था जो सच में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के ZYA डेटार लक पाथ मेथड्स को रोक सकता था, लेकिन फैंग युआन अभी भी लकपथ की बुनियाद के मामले में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से तुलना नहीं कर सकता था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने हल्की आह भरी। फैंग युआन, तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा और योग्यता है, मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारे चरित्र ने तुम्हारे अंजाम का फैसला किया। मुझे तुमसे छुटकारा पाना ही होगा। अगर तुम्हें सच में विकास करने दिया गया, तो एक दिन आएगा जब तुम सेल्फ लक, ट्रू इनहेरिटेंस के जरिए ऑल लिविंग बीइंग्स लक और हेवन एंड अर्थ लक को समझ जाओगे। अभी तुमसे छुटकारा पाना बहुत आसान है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन की प्रतिभा की सराहना करता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सावधान भी था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल बोलते हुए हमला करता रहा। फैंग युआन को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। भले ही उसने फैंग युआन के साथ बार बार सहयोग किया था, जब वो सच में लड़ा तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन से छुटकारा पाने में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से भी ज्यादा खुश लग रहा था। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। उसकी एड़ी तेजी से चमक रही थी जब वो चुप रहा। वो लगातार हर तरह के कॉम्पाउंड किलर मूव्स एक्टिवेट कर रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इन किलर मूव्स के बारे में ना कभी सुना था और ना ही देखा था। इसी वजह से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए उनसे निपटना काफी मुश्किल हो रहा था। फैंग युआन ने इस पर निर्भर होकर बड़ी मुश्किल से अपनी स्थिति बनाए रखी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराया। मैं तुमसे और भी ज्यादा प्रभावित हो रहा हूं। इतने शानदार और कई कॉम्पाउंड किलर मूव्स ने सच में मेरी ऊँग खोल दी हैं। अफसोस कि ये किलर मूव्स अव्यवस्थित हैं। तुम्हारे पास अभी भी अपना खुद का कॉम्बैट सिस्टम नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने इस वक्त अपने वर्तमान कॉम्बैट सिस्टम को परफेक्ट करने में लगभग 1000 साल लगाए थे। और तो और, एक कॉम्बैट सिस्टम बनाना सिर्फ वक्त की बात नहीं है, इसके लिए सफलतापूर्वक बनने के लिए कई लायक विरोधियों की भी जरूरत होती है। फैंग युआन, तुम अपनी सारी जिंदगियां मिलाकर भी कितने साल जिए हो? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराया। बोलते हुए उसने फैंग युआन के सीने पर एक और गहरा घाव दे दिया। फैंग युआन ने कुछ नहीं कहा। बुनियाद की तुलना करें तो वो सच में वेनरेबल से कम था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने देखा कि फैंग युआन की ट्रिब्यूलेशन और थोड़ी ही देर में डबल हो गई। तुमने पहले ही महसूस कर लिया, है ना? मेरे मूव की सबसे बड़ी गहराई आफतों और ट्रिब्यूलेशंस की संख्या में है। जितने रिसोर्स पॉइंट्स, इमॉर्टल गू इमॉर्टल्स, डेसोलेट बीस्ट्स
और वगैरह सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में हैं, उतनी ही संख्या में आफतें और ट्रिब्यूलेशंस होंगी। जिन पर ये मूव लगता है उन्हें एक ही समय में अनगिनत आफतों और ट्रिब्यूलेशंस को हाल करना पड़ता है। मुश्किल, ये बेहद मुश्किल है। फैंग युआन, मैं तुम्हें खुद को बचाने का मौका नहीं दूंगा। ये कहते हुए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक बार फिर हमला किया। उसके हमले लगातार और शानदार थे। फैंग युआन उन्हें सिर्फ रोक सकता था और सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में एक गहरी खाई का नजारा था। मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट, फ्लावर मिस्ट एक्सट्रीम मास, बड़े बड़े उल्कापिंड लंबी पूंछ खींचते हुए जमीन पर टकराए। बम बम बम, उल्कापिंड फट गए और आग फैल गई, आसपास की धुंध, दलदल और एक्सट्रीम मार्श के फूलों को जलाते हुए। पीछे सिर्फ सूखी जमीन बची थी। आग की लपटों से लंबे आग के राक्षस खड़े हुए। जब आग के राक्षस तबाही मचा रहे थे, एक गू इमॉर्टल आसमान में तेजी से गुजरा। ये फैंग युआन का ड्रैगनमैन क्लोन था, वू शुआई। वू शुआई के एक विचार से चींटियों के झुंड उड़कर निकले और आग के राक्षसों से लड़ने लगे। मिनी सदर्न बॉर्डर, पूरे डार्क इंकस्टोन माइन पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सदन पैदा करने वाली बारिश ने डार्क इंकस्टोन्स को भारी नुकसान पहुंचाया। एक रॉकमैन गू इमॉर्टल यहां तैनात था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने किलर मूव्स एक्टिवेट किए, लेकिन वो माइन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही बचा पाया। स्टार कलेक्शन सिटी में अफरा तफरी मची हुई थी। मिनी 5 रीजन्स और मिनी 9 हेवंस में हर रिसोर्स पॉइंट पर अलग अलग प्रकार और स्केल की आफतों और ट्रिब्यूलेशंस द्वारा हमला किया जा रहा है। फायरबर्ड माउंटेन पर गू इमॉर्टल्स रीइंफोर्समेंट्स मांग रहे हैं। भूत आग पिन ट्री स्नोफील्ड को जला रही है। अगर हमने इसे वक्त पर नहीं रोका तो भूत आग पूरे स्नोफील्ड को तबाह कर देगी। हेरी मैन कॉन्टिनेंट पर बिजलियों से बमबारी हो रही है। एक शहर पहले ही सुनामी में डूब चुका है। मिनी ब्लैक हेवन में एक भयानक पशु आफत प्रकट हुई है। हजारों हरे पंजे वाले भूत पंख शेर सोल बीस्ट्स का शिकार कर रहे हैं। एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही थी। कॉम्बैट बीस्ट किंग ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींची। मानसिक रूप से पहले से ही तैयार होने के बावजूद जब आफतें और ट्रिब्यूलेशन सच में फूटी तो नुकसान की गंभीरता ने उस कुछ समय के लिए अपना शांत स्वभाव बनाए रखने नहीं दिया। लेकिन शुरू से अंत तक उसने अपना गंभीर चेहरा बनाए रखा। इस वक्त जब सभी गू इमॉर्टल्स घबरा रहे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी होने के नाते वो घबरा नहीं सकता था। उसने कई आदेश जारी किए। स्टार कलेक्शन सिटी पागलों की तरह काम करने लगा। मैनपावर और रिसोर्सेस हर जगह भेजे गए और वो आफतों और ट्रिब्यूलेशन से निपटने लगे। लेकिन आफतें और ट्रिब्यूलेशंस बहुत ज्यादा थी। ना सिर्फ उनका दायरा बड़ा था, बल्कि वो कई प्रकार की भी थी। हर आफत और ट्रिब्यूलेशन से निपटने के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत थी। यह सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में तैनात गू इमॉर्टल्स के लिए एक बेहद कठिन चुनौती थी। चैप्टर एंड।